दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजीएल 2022 में पूछे गए ज्योमेट्री के कुछ प्रश्नों का हल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृति से x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करें। एक आकृति दी हुई है तो हम पहले एक आकृति बना लेते हैं। एक आकृति बना लिए। अब इसमें देखिए दोस्तों, जैसे जैसे दिया है वैसा एक आकृति हम बना रहे हैं। एक दिया हुआ है ए है, बी है, सी है और एक डी है। अब देखिए यहाँ पे दिए हुए है एक्स, यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है जेड, यहाँ पे है 110 डिग्री, यहाँ पे है 120 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करें। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमसे पूछ रहा है। तो एक दोस्तों, त्रिभुज में एक थ्योरम होता है कि कोई एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है और इसका एक कोई बहिष्कोण है। तो जो बहिष्कोण जो होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ए वाला जो कोण होगा इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा दोस्तों। तो जरा गौर से देखिएगा। अब इसमें केवल बीच में एक ऐसा लगा दिया है, तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे इसमें कि हम सीधा इस वाले लाइन को अगर हटा देते हैं, जरा गौर से समझिएगा। अगर इस वाले लाइन को अगर हम मिटा देते हैं 110 डिग्री वाले का, तो जरा देखिए तो ये क्या बन गया, ये बहिष्कोण बन गया और ये दोनों क्या बन गया, ये अंतः कोण बन गया। तो जरा देखिए तो यहाँ तक है x और यहाँ तक है y। मतलब इसका मतलब है कि a का जो मान होगा x प्लस वाई के बराबर होगा और b का जो मान है z के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना लिख सकते हैं, 120 डिग्री। तो हमारा यही तो पूछ रहा था। तो मेरा कौन सा यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 120 डिग्री हो जाएगा। हमारा उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 120 डिग्री दोस्तों। अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कहता है कि एक आकृति में एक आकृति दिया हुआ है। तो पहले तो हम आकृति को बना लेते हैं। जरा इस आकृति को हम लोग बना लेते हैं। इसमें क्या दिए हुए है, एक दिए हुए यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ए बी सी डी ई। अब कहता है, अब गौर से क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि ए बी बराबर ए डी। ए बी जो है मतलब ए वाला जो है भुजा ए डी के बराबर है, तो ए डी के बराबर है, ठीक है। ये 7 है तो ए भी 7 है दोस्तों। अब कह रहा है कि ए सी जो है बराबर है ए ई के। तो ए सी जो है तो इसको हम डबल लाइन से टिक करते हैं। ए सी जो है ए ई के बराबर है तो इसको भी डबल लाइन से टिक करते हैं। अब कह रहा है कि बी सी बराबर दिए हुए हैं 11। आपको बी सी बराबर दिए हुए हैं 11। तो पूछ रहा है कि ई डी की लंबाई क्या होगा। ई डी बराबर वाट आपसे पूछ रहा है। तो जरा गौर से देखिएगा दोस्तों। अब इसमें गौर से क्या देखना है कि जैसे हम कोई दो लाइन खींचते हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो ये जो होता है एंगल शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है। जैसे कोई भी लाइन दो समानांतर रेखा को तीसरी प्रतिच्छेदी रेखा काटता है, तो हम उसमें पढ़ते थे ना कि एकांतर कोण तो संगत कोण। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो जो लाइन है दोनों ही एक दूसरे को काट रहा है लाइन। तो जब दोनों एक दूसरे को काटता है लाइन, तो इसमें क्या होता है, दोनों का जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, मतलब एकल शीर्ष वाला कोण और एकल शीर्ष वाला कोण जो होता है दोनों बराबर होता है। तब यहाँ गौर से देखना है दोस्तों, क्या देखते हैं कि ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब जरा गौर से देखिए तो दोनों त्रिभुज में तुलना करिए। कौन कौन त्रिभुज में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए डी ई। ए डी ई, इन दोनों त्रिभुज में आप जरा तुलना करिए। तो जरा देखिए तो ए डी जो है ए बी के बराबर है। ए डी बराबर जो है ए बी दिए हुए है, ठीक है। दूसरा दिए हुए है कि ए सी बराबर जो है ए सी बराबर जो है ए ई दिए हुए है। और कोण भी एक बराबर हो गया ना, कौन सा कोण, कोण बी ए सी बराबर हो गया कौन सा कोण, डी ए ई, कोण डी ए ई। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, एक सर्वांग समता, जो सर्वांग समता होता है उसका एक रूल होता है कि किसी दो त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का कोण अगर बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज होते हैं जो सर्वांगसम होते हैं। तो जरा गौर से देखिए तो ए बी सी में और ए डी ई में ये दो भुजा इसका और ये दो भुजा इसका तथा इन दोनों भुजा के बीच का इसका कोण, इन दोनों भुजा के बीच का इसका कोण क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज जो है ए बी सी जो है ये क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी ई के। मतलब सर्वांगसम का मतलब हुआ सब अंग से बराबर, सभी तरह से बराबर। तो जरा सोचिए तो जब सभी तरह से बराबर हो जाएगा तो ई बराबर इसका, तो ई बराबर इसका, तो ई बराबर किसका हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। मतलब बीसी जो है ईडी के बराबर हो जाएगा। तो ईडी का मान क्या हो जाएगा, 11 था बीसी का मान, तो ईडी का मान भी क्या हो जाएगा, ईडी का मान भी आपका 11 हो जाएगा। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं एबीसी कह रहा है।
तो इसमें हम एक त्रिभुज बना लिए। और कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक रेखा बीसी को डी पर काटता है। तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज है ए बी और एक सी है। तो कहता है कि बीएसी समद्विभाजक रेखा कोण बीएसी का जो समद्विभाजक रेखा है, तो बीएसी का समद्विभाजक रेखा जो है बीसी को कहां पर काटता है, जिसे जिसे देखिए ज्यामिति बनाने का यही है कि जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए और फिगर ड्रॉ करते जाइए। तो बीसी को कहां पे काटता है, डी पे काटता है। अभी क्या है, बीएसी का समद्विभाजक है जो रेखा, इसका मतलब है कि इधर वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, कहता है कि बीडी जो है 6 है, तो बीडी का मान हम लिख लिए 6 लिख लिए, बीसी का मान दिए हुए है 14, मतलब पूरा जो है यह 14 दिए हुए है। तो पूछ रहा है कि ए बी अनुपात ए सी क्या होगा, हमसे पूछ रहा है कि ए बी बटा ए सी बराबर हुआ, मतलब ए बी अनुपात ए सी क्या होगा। तो ए बी अनुपात ए सी को ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं। जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, ए 6 है और एक पूरा जो 14 है, इसका मतलब है कि अगर हम डीसी निकालेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेरा डीसी 8 हो गया। और ये क्या है, ये जो है एक त्रिभुज एबीसी है, उसमें जो एडी जो है बीएसी का समद्विभाजक है। तो इसमें एक थ्योरम होता है कि किसी त्रिभुज में अगर किसी कोण का जो समद्विभाजक होता है तो इसके दोनों बगल का जो भुजा होता है, कौन कौन सा भुजा, जैसे कोण है तो कोण का समद्विभाजक जो एडी है, तो इसके बगल का जो दो भुजा है, मतलब कि इसके बगल का भुजा कौन है, ए बी, और एक भुजा कौन है, ए सी। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, कोण के जो कोण समद्विभाजित होगा उस कोण के दोनों जो भुजा होगा उसका जो अनुपात होगा, ये जो कोण का समद्विभाजक रेखा जिस भुजा पर जो बिंदु पर काटता है ना, जिस भुजा को काटता है उस दोनों भुजा का जो अनुपात होगा उसके बराबर होगा। मतलब कि जो ए बी होगा ए सी होगा बी डी अनुपात डी सी के बराबर होता है। एक थ्योरम है, एक प्रमेय है त्रिभुज में आपको पढ़ना कि अगर एक इसका कोण का अगर कोई समद्विभाजित करेगा तो इसके जो बगल का दोनों भुजा का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ए बी अनुपात ए सी बराबर है बी डी अनुपात डी सी। तो ए बी हमारा और ए सी पूछ रहा है, तो बी डी कितना है, तो बी डी है 6 और डी सी कितना है, तो डी सी है 8। तो 6 बटा अगर हम 8 करते हैं, मतलब 3 दूनी 6 4 दूनी 8, मतलब कि ए बी अनुपात ए सी जो होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा यहाँ से 3 बटा 4 आ गया। इसका मतलब है कि 3 अनुपात 4 मेरा उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरा उत्तर। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला जो प्रश्न कहता है, तो उसमें कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज में, तो एक पहले तो हम त्रिभुज जो दिया हुआ है उसको बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज जो है इसका हम पिक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और यहाँ पे एक डी है। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, अब कहता है कि दिया गया त्रिभुज में सी डी जो है बी सी ए का समद्विभाजक है। मतलब कि दोनों को बराबर बराबर बांटता है, मतलब ई और ई, बी सी डी और ए सी डी दोनों कोण जो होगा बराबर होगा। अब कहता है कि सी डी बराबर डी ए। अब जो कह रहा है कि सी डी ई जो है डी ए के बराबर है, मतलब कि इन दोनों के बराबर है। तो जरा गौर से सोचिए दोस्तों, इस त्रिभुज में अगर हम देखते हैं ए डी सी में, तो ए भुजा और ए भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजा बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जब होता है तो दो को भुजा बराबर हो जाएगा, तो उसका दो कोण भी, दोनों भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका सामने का कोण ई हो गया और इसका सामने का कोण ए हो गया। तो ए कोण अगर थीटा होगा तो ए कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये दोनों भी तो बराबर था ना, ये समद्विभाजक था, बी सी ए का ही समद्विभाजक था। इसका मतलब कि इधर वाला कोण और इधर वाला कोण भी बराबर था, तो ई भी थीटा हो जाएगा, ई भी थीटा हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए दोस्तों, अब कहता है कि बी डी सी 76 डिग्री है, बी डी सी ए वाला जो है 76 डिग्री है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सी बी डी का मान क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि कोण सी बी डी का मान क्या होगा, मतलब इस वाले कोण का आपसे मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, इसको हम कैसे बनाते हैं कि ए वाला जब 76 डिग्री है तो हम जानते हैं कि कोई भी एक सरल रेखा होता है उस पर कितना का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का जब ये कोण बनेगा तो ये 76 डिग्री इधर है, तो इधर कितना हो जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा। तब ना दोनों मिल करके 180 डिग्री होगा। और जरा देखिए तो 104 डिग्री ये है और दोनों थीटा है, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, त्रिभुज में तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, 104 तो यही हो गया। इसका मतलब है कि ये दोनों मिल करके 76 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि इसको 38 डिग्री और इसको 38 डिग्री करेंगे तब ना दोनों बराबर बराबर होगा, थीटा का मान 38। तो जरा देखिए तो
ये 38 डिग्री हो गया, ये भी 38 डिग्री हो गया, तो ये भी थीटा है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 38 डिग्री हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए दोस्तों, ये 76 डिग्री है और ये 38 डिग्री है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को पहले हम जोड़ देते हैं। तो 76 और 38 को जोड़ दीजिए, 8 14 के 4 बाकी हाथ में 1 7 3 10 1 11, 114 डिग्री ये दोनों मिल करके हो गया। ये दोनों मिल करके कितना हो गया 114 डिग्री हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, इसका मतलब है कि 180 डिग्री में से हम कितना घटा देंगे 114 डिग्री घटा देंगे तो मेरा ए एंगल निकल जाएगा। तो 114 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 66 डिग्री, मतलब कोण CBD का मान कितना हो जाएगा 66 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। तो जरा देखिए, ज्यामिति में फिगर का ही मेन है, अगर फिगर आप बढ़िया से ड्रॉ कर लिए तो आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें दो वृत्त बनाना है, तो एक वृत्त इसको बना लिए और एक और ऐसा वृत्त होना चाहिए कि दोनों का त्रिज्या है कितना, दोनों का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि दोनों वृत्त समान है, मतलब दोनों वृत्त लगभग कैसा है एक जैसा है, और दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है। मतलब इसका अगर एक केंद्र है और इसका अगर एक केंद्र है तो इसका केंद्र से ए गुजर रहा है और इसका केंद्र से ए गुजर रहा है। तो कह रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा, तो इसमें जरा गौर से देखिएगा, उभय जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा कौन हो जाएगा, जो दोनों में जीवा कॉमन हो। तो ये देखिए, तो ए बिंदु और ए बिंदु दोनों बिंदु कॉमन है, इसका मतलब है कि इस लाइन को खींच देंगे, यही उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगा ना। तो ये उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगा। तो अब देखिए उभयनिष्ठ जीवा जो होता है, अब देखिए इसमें थ्योरम होता है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं और दोनों वृत्त समान होने चाहिए, मतलब कि दो समान वृत्त अगर एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई होता है, उभयनिष्ठ जीवा जो होता है उसका लंबाई जो होता है √3 गुना r, मतलब r का मतलब हो गया त्रिज्या, √3 गुना त्रिज्या हो जाता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, त्रिज्या इसका कितना है 8 है, तो 8 में 3 से गुना कर देंगे तो उभयनिष्ठ जीवा कितना हो जाएगा, मेरा उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई 8√3 हो जाएगा। तो मेरा दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब उभयनिष्ठ जीवा √3 गुना r क्यों होता है, इसको हम जरा आपको थोड़ा बढ़िया से विश्लेषण कर देते हैं। कि जरा देखिएगा दोस्तों, अगर हम ये दोनों केंद्र अलग अलग वाला दो वृत्त है, अब हम क्या करते हैं कि इस केंद्र को यहां से ऐसे इसको मिला देते हैं, इस बिंदु को ऐसे मिला देते हैं, इस बिंदु को ऐसे मिला देते हैं और इस बिंदु को ऐसे मिला देते हैं। तो जरा देखिए तो दोस्तों, एक केंद्र से एक परिधि पर का जो है क्या हो जाएगा, केंद्र से परिधि पर का दूरी क्या होता है त्रिज्या, इसका मतलब है कि r हो गया, त्रिज्या हो गया। और यहां से देखिए इसी प्रकार ये भी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब जरा देखिए तो यहाँ केंद्र से लेकर के परिधि पर का दूरी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। इसका मतलब है कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज बना, ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज बन गया तो ये क्या हो गया, और जो ये वाला उभयनिष्ठ जीवा जो था, तो ये देखिए तो इसी प्रकार से अगर हम इधर बना देते हैं तो समबाहु त्रिभुज इधर भी बन जाता है। इसका मतलब है कि दो समबाहु त्रिभुज बन गया। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, हम पहले इस वाले त्रिभुज पर चर्चा करते हैं, इधर वाला त्रिभुज को हम मिटा देते हैं। अगर हम इस वाले त्रिभुज पे चर्चा करते हैं तो ये जो है इसका ऊंचाई बन गया त्रिभुज का, और ये जब इसका ऊंचाई बन गया तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है क्या होता है, √3/2 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो √3/2 गुना भुजा के बराबर होता है। तो ए वाला जो पोर्शन है किसके बराबर हो जाएगा, √3/2 गुना भुजा। इसका कितना है, r है, r मतलब हो गया त्रिज्या हो गया। अब जरा देखिए तो ये तो आधा पोर्शन है ना, इतना ही आधा पोर्शन इधर भी है। इसका मतलब है उभयनिष्ठ जीवा जो होगा इसका दुगुना होगा। तो अब उभयनिष्ठ जीवा क्या हो जाएगा, यहाँ से उभयनिष्ठ जीवा जो हो जाएगा वो इसमें अगर आप 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना √3/2 गुना r से गुना कर देंगे तो 2 कट गया। इसका मतलब हो गया कि √3 गुना r हो गया। तो यहीं से एक थ्योरम बन करके आ जाता है दोस्तों कि अगर दो वृत्त होता है एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है और उसका त्रिज्या कुछ भी दिए हुए रहेगा, तो अगर उसका उभयनिष्ठ जीवा पूछेगा तो उसमें त्रिज्या में √3 से गुना कर दीजिए। तो 8 पूछा था तो 8√3 हो गया। अगर 6 दिए होता त्रिज्या तो 6√3 हो जाता, 10 दिया होता तो 10√3 हो जाता। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या कहता है कि एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। तो पहले तो एक वृत्त बना लीजिए, एक हम वृत्त बना लिए, ठीक है। कहता है कि 58 सेंटीमीटर इसका व्यास है, मान लेते हैं कि इसका एक केंद्र है, वो केंद्र है। अब कहता है कि 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। तो मान लेते हैं कि यह एक जीवा है
ए बी जीवा मान लेते हैं, इसका लंबाई कितना है 42 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर हम मान लेते हैं 42 सेंटीमीटर, इसमें दिए हुए है, ए बी मान लिया हम कि जीवा है। और कहता है उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समानांतर जीवा, एक और समानांतर जीवा खींचना है जिसका लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो जरा देखिए फिगर ड्रॉ करने में लड़का लोग को यही दिक्कत होता है। अगला जो जीवा है उसका 40 सेंटीमीटर लंबाई है, तो हम ऊपर खींचे कि नीचे खींचे। तो जरा देखिए जैसे जैसे हम परिधि से केंद्र की ओर आते हैं तो जीवा की लंबाई बढ़ते जाता है, और जो व्यास जो होता है, ये जो व्यास है, ये जो आपका 58 सेंटीमीटर दिए हुए है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। तो जरा देखिए तो ये 42 सेंटीमीटर है, इसके समानांतर हमको 40 सेंटीमीटर का खींचना है, तो ऊपर की ओर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें तो इससे छोटा मान दिए हुए है ना, तो हमें कहाँ खींचना है, हमें इसके नीचे खींचना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं होगा, ये मान लेते हैं CD है, और CD का मान कितना दिए हुए है 40 सेंटीमीटर दिए हुए है। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अब आपको आसानी से बन जाएगा। अब इसको गौर से क्या देखना है, अब आपसे क्वेश्चन में पहले तो देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक अन्य समानांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है कि न्यूनतम दूरी कितना है, मतलब इसका और इसके बीच का दूरी पूछ रहा है आपसे। तो जरा गौर से देखिए, तो हम एक थ्योरम वृत्त में पढ़ते हैं कि कोई भी एक वृत्त है, इसके केंद्र से जो जीवा पर जो डाला जाता है लंब, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, अगर यहां से अगर हम इस पे अगर लंब डाल देते हैं तो जीवा को क्या करेगा, दो बराबर भाग में विभाजित करेगा। तो ए बी जो था 42 सेंटीमीटर था, इसका मतलब हो जाएगा कि ए वाला 21 हो जाएगा और ए वाला भी 21 हो जाएगा, दो बराबर बराबर भाग में विभाजित करेगा। और हमारा व्यास जो दिए हुए था वो 58 था, मतलब कि ये देखिए तो केंद्र से परिधि पर का जो दूरी होगा त्रिज्या का काम करेगा, और व्यास मेरा 58 है, इसका मतलब है कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, तो ये 29 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए तो ये 29 है और ये 21 है, तो हमें ए वाला क्या हो जाएगा, तो ए हो गया कर्ण, ए हो गया आधार और ये हो गया लंब। मान लेते हैं कि ये एम है। तो हमको ओ एम जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज बन गया ना, कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया। तो अगर हमें ओ एम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो इसको हम निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा, और 21 से 21 441 हो जाएगा, मतलब कि रूट 400 हो गया। इसका मतलब है कि 20 हो गया। ये कितना आ गया, हमें OM की दूरी जो है हमें 20 निकल गया। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, OM कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हम यहाँ से अब हम इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा था, तो अब यही काम हम क्या करेंगे कि इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ एम हम साइड में लिख देते हैं। अब इसी को हम बढ़ाते हुए अब इस CD पे हम एक लंब डालते हैं n। तो जब CD पे हम लंब डालेंगे n तो फिर वही आ जाएगा थ्योरम। क्या थ्योरम आ जाएगा कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ भी ये दोनों बराबर बराबर भाग में विभाजित होगा। तो CD का जो मान था, ये जो CD था, यहाँ पे CD कर दीजिएगा, CD का मान था 40 था, तो ये 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। और यहाँ से अगर हम इसको मिला देते हैं, तो यहाँ से जब हम इसको मिला देंगे तो देखिए तो OC जो क्या है, त्रिज्या का काम कर रहा है ना, तो त्रिज्या कितना था 58 का आधा 29 हो गया। तो ए मेरा 29 दिए हुए है, ए 20 दिए हुए है, तो अभी तो देखे ना, एक 29 था, एक 21 था, तो एक 20 था। इसका मतलब है कि कर्ण हो गया 29, आधार हो गया 21, तो लंब कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, क्योंकि 29, 20 और 21 का एक ट्रिपलेट बन रहा है जो समकोण त्रिभुज का लंब, आधार और कर्ण का काम कर रहा है। तो जरा सोचिएगा दोस्तों कि पूरा ON जो है हमारा 21 है और OM जो है 20 है, तो AB और CD के जो बीच का दूरी है MN हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही ना बीच का दूरी है। तो MN बराबर क्या हो जाएगा, MN बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो MN निकालने के लिए हम पूरा ON में से OM के घटा देंगे, मतलब 21 में से 20 को अगर हम घटा देंगे तो हमारा दोनों जीवा समानांतर जो जीवा उसके बीच का दूरी निकल गया। तो MN बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए तो कितना आसानी से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिए। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रश्न थे CGL 2022 में जो पूछे गए थे ज्यामिति के जो प्रश्न थे, वो आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों।